दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है। और वो बात ये है कि दिस इज एपिसोड 1 ऑफ माय न्यू सीरीज कॉल्ड मेरे एक्स की बातें। आप ट्विटर पर हैं? आप वाकई ट्विटर पर हैं? यस ऑफ कोर्स। ट्विटर यानी एक्स पर तो मैं कई सालों से हूँ, पर बहुत टाइम बाद अब मैं वहाँ पर फिर से एक्टिव हो गया हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक्स पर बिताए टाइम का कुछ प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह। I saw your feet. Oh yes? With umbrella. पर जोक्स असाइड, ट्विटर पर जैसा न्यूज और पॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट मिलता है वो कहीं और मिलना मुश्किल है। और इसीलिए इस सीरीज में मैं हर हफ्ते अपने बुकमार्क्स में सेव ट्वीट्स पे बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगा। You can witness the debate and discussions that are the hallmark of the Indian democracy. अब हम सब जानते हैं कि इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव 22 official languages. पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जगह फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला देश पे थोपने वाले ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि देश की एक भाषा हो और देश की एक भाषा हो। इसी हिंदी इम्पोजिशन की बात पे मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये कहा था, Some of my friends spoke eloquently that a day might come when all of India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। Frankly speaking, I do not share that view. और चाहे बीजेपी आरएसएस ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंडिया में कितना ही इम्प्लीमेंट कर ले, पर उनके चहेते लीडर को फॉरेन कंट्रीज में जाके तो यही कहना पड़ता है कि We take pride in our social, cultural and linguistic diversity. अब हिंदुत्व ब्रिगेड के हिंदी इम्पोजिशन प्लान की वजह से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अब महाराष्ट्र में चल रही है, जहां से वीडियो पे वीडियो सामने आ रही है जिसमें राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मेंबर्स लोगों को मराठी ना बोल पाने पे हरास करते दिख रहे हैं। मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल नाटक शुरू हुआ जब बीजेपी सीएम देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने हिंदी को प्राइमरी स्कूल्स में कंपलसरीली पढ़ाने का रेजोल्यूशन पास किया था, जो अब उन्होंने ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद वापस ले लिया है। कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। अब इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के किसी भी कोने में किसी को भी कोई एक लैंग्वेज ना आने के लिए मारना या परेशान करना उतना ही बचकाना और बेहुदा क्राइम है जितना रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस करना है। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत, वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर एंड हेट स्पीच एक्सपर्ट नीतीश राणे ने इस मराठी वर्सेस हिंदी पॉलिटिकल इशू को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके सुलझाने की जगह हिंदू मुस्लिम इशू बनाना प्रेफर किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल मुद्दा यही है। और वहीं ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल मुद्दा हिंदी वर्सेस मराठी बन गया है, स्पेशली ठाकरे ब्रदर्स के लिए। यहाँ तक कि राज ठाकरे ने तो अपनी स्पीच में अपने पार्टी के गुंडों को ये भी समझा दिया कि मारपीट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। ये तो सही नहीं है। तो एक तरफ जहां मुंबई में दुकानदारों ने मराठी ना बोलने पर हुई मारपीट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में अपनी दुकानें बंद रखी, वहीं यूपी में कावड़ यात्रा के रूट पे आने वाले ढाबों पर मुस्लिम एम्प्लॉय पाए जाने पर हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने दुकानें बंद करवा दी। कर्मचारियों से जबरन उनके आधार कार्ड मांगे, धर्म चेक करने के लिए जबरन पेंट उतरवा कर चेकिंग की। बहुत बड़े होटल ढाबे ऐसे हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से, सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके संचालक कोई हिंदू नहीं होते, उनके संचालक मुस्लिम होते हैं। अब जिस ढाबे को इस धर्म के फर्जी रक्षक ने बंद करवाया उसकी मालिक वैसे हिंदू ही थी। हिंदू है मालिक, हिंदू। जी जी।
साथ में वहाँ काम करने वाले भी सब हिंदू थे एक्सेप्ट 2 लोग जो गाड़ियों को रोकने का काम करते थे। चलो सपोज करो 1% अगर स्टाफ मोमडन स्टाफ भी रख लिया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीट पक रहा है कुछ पक रहा है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, लहसुन प्याज भी नहीं करते आप। जी। सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने, गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं जिस औषधि मिले भोजन को यदि सनातन धर्म का पुरुष कर ले तो नपुंसक हो जाए और महिला करे तो बांझ हो जाए। तो सनातन धर्म के लोग ही उसमें नपुंसक और महिलाएं बाज हो जाती हैं, ये रिसर्च है कोई? ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। और ये नाटक तब शुरू हुआ था जब यूपी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारों ने पिछले साल कावड़ यात्रा के रूट पे आने वाले सभी ढाबों को अपने मालिक और सारे कर्मचारियों का नाम ढाबे के बाहर लगाने के लिए कहा था। और ये एक ऐसा फालतू कम्युनल डिसीजन था जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही स्ट्राइक डाउन कर दिया था। पर जब सरकार धर्म के नाम पर बनेगी और धर्म के नाम पर ही चलेगी तो कोर्ट चाहे कुछ भी बोले, सड़क पे तो राज फर्जी धर्म के रक्षकों का ही होगा। ये भी ध्यान रखना, ये देश सेक्युलर है, सेक्युलर रहेगा। नहीं, मीडिया में देश सेक्युलर है, किसने कहा है? नहीं, देश सेकुलर नहीं, देश सेकुलर नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये तो इस कार्टून ने सही कहा कि हमारा देश रियलिस्टिकली ज्यादा सेक्युलर बचा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कब तक सेक्युलर रह पाएगा इसकी भी अब कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए। क्या नॉनसेंस है, क्यों बकवास। और ये बात पिछले कुछ दिनों में सिर्फ बीजेपी के मिनिस्टर्स और आरएसएस के टॉप लीडर्स ने नहीं बल्कि देश के वाइस प्रेसिडेंट तक ने कह दी है। ओह माय गॉड। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि आज का 99% मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्लान में फुली बीजेपी और आरएसएस के साथ है। कावड़ मार्ग पर ऐसे कितने पंडित जी और कितने गोपाल हैं जो पहचान छिपाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी सरकार के कम्युनल डिसीजंस को लॉजिकली क्वेश्चन करने की जगह वो देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के मन में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक भावनाओं और आस्था के साथ सोच समझकर खिलवाड़ किया गया? No! हमारे देश के लोगों की आस्थाओं के साथ असली खिलवाड़ तो ये हो रहा है कि 2014 में करप्शन मिटाने के नाम पर बनी सरकार आज खुल के करप्शन कर रही है और इसकी खबर आम जनता तक पहुंचना अब इम्पॉसिबल हो गया है। इंडिया's प्राइम मिनिस्टर makes the impossible possible। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इनमें से कौन सी करप्शन की खबर आप तक पहुंची है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ड्राइवर साहब को 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बनाया गया है। भ्रष्टाचार किया, बलात्कार। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक दिमाग को हिला देने वाला स्कैम चल रहा था जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इलीगल अप्रूवल्स मिल रहे थे थ्रू ब्राइब्स रेंजिंग फ्रॉम लैक्स टू करोर्स। इस नेशन वाइड स्कैम में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इंस्पेक्शन की डिटेल्स लीक कर रहे थे और इस लीक्ड इन्फॉर्मेशन का नाजायज फायदा उठाते हुए ये कॉलेजेस नकली टीचर्स और पेशेंट्स तक हायर कर रहे थे ताकि इंस्पेक्शन में पास हो पाए। किसी ने करप्शन में ग्रेजुएशन किया, किसी ने डॉक्टरेट पाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक और करप्शन एलिगेशन की खबर आई जहां बीजेपी गवर्नमेंट की मिनिस्टर पर जल जीवन मिशन स्कीम में 1000 करोड़ का कमीशन खाने का आरोप लगाया, वो भी एक एक्स एमएलए ने। कि 90% जगह पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो नल नहीं है। एक भी काम एक भी पंचायत में इस योजना के अंतर्गत या शहरी क्षेत्र में पूर्ण हुआ है। अब जहां इस स्पेसिफिक अलेजिड फ्रॉड में मंत्री साहिबा को एलिगेशंस लगने के 10 दिन के अंदर ही खुद के डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी, वहीं एसबीआई ने कई साल बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के अकाउंट को फाइनली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। यस 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था जबकि उनकी कंपनी को 49,000 करोड़ के लोन्स चुकाने थे और इसीलिए जब अनिल अंबानी की न्यूली फ्लोटेड कंपनी को राफेल डील में पार्टनर बनाया गया था इंस्टेड ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी HAL, तो मोदी गवर्नमेंट पे करप्शन एलिगेशंस लगे थे क्योंकि ना तो अनिल अंबानी के पास कोई डिफेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस था और उसके ऊपर से इतना बड़ा डेट भी था। नरेंद्र भाई लिटरली इज अ लॉर्ड ऑफ मेन, a leader among leaders and a king among kings. May I take this opportunity of requesting each one of you to give Narendra Bhai a standing ovation. पर असली स्टैंडिंग ओवेशन तो मोदी जी और अंबानी के रिश्ते के लिए बनती है और शायद इसी स्पेशल रिश्ते की वजह से गवर्नमेंट कंपनी BSNL ने मुकेश अंबानी के जियो को 10 साल तक जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने दिया उसके लिए कभी बिल ही नहीं भेजा,
जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1757 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और ऐसे नुकसान को हम 2014 से पहले स्कैम कहा करते थे, पर अब मोदी जी के राज में इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और असली मास्टर स्ट्रोक तो तब सामने आया जब जीएसटी के लिए खुद की तारीफ करते हुए पीएम के ट्वीट के कमेंट्स में फॉरेन लॉजिस्टिक्स जायंट फ्लेक्सपोर्ट के फाउंडर ने मोदी जी को एक करारा रियलिटी चेक दे दिया। मैं हैरान हूँ, मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूँ भाई। Our beloved leader, the greatest global leader of our times. पर आजकल हमारे देश में रियलिटी कुछ भी हो, पर देशवासियों को डिल्यूजन में रहना ज्यादा पसंद है। इसलिए दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर इतना गर्व है कि ये कोई याद नहीं रखता कि जीडीपी पर कैपिटा में हमारी रैंक अभी भी गरीब देशों की लिस्ट में आती है। यानी हम एक गरीब लोगों का अमीर देश है, और इसका मेन कारण इनकम इनइक्वालिटी है। और अब इंडिया का टॉप 1% देश की 40% वेल्थ ओन करता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? और बॉटम 50% लोग सिर्फ 6% वेल्थ ओन करते हैं। और ऑलमोस्ट 83% इंडियंस की डेली इनकम आज भी 171 रुपीज से कम है। और आज भी 7 करोड़ लोग रोजाना 62 रुपीज या उससे कम पे गुजारा करते हैं। इंडिया विल सून बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ऐसे ही मार्जिन्स पे रह रहे गरीब लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर बेघर करना कितना आसान हो गया है, ये हम विश्व गुरु के नेशनल कैपिटल में देख सकते हैं। आज से 15 साल पहले ही मुझे छोड़ दिया था मेरे पति ने। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उनको अच्छे से शिक्षा दे रही थी। मेरे बच्चे कम से कम चोर और डाकू और बेईमानी ना करे, अच्छी शिक्षा पाके अच्छे इंसान बने। करते हो दीदी? कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। हम भी मतलब जब सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो हम भी मतलब टैक्स पे करते हैं। तो हमें भी तो सर मतलब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, उस टैक्स का मतलब कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम मांग रहे हैं हमें घर दे दीजिए, हम काम करके आपको पैसे दे देंगे, आप बस हमें जगह दे दीजिए। पैसे देने के लिए तो सब तैयार हैं काम करके। और जिन गरीब लोगों के वोट लेकर ये पॉलिटिशियन दिल्ली के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बने, अब उन्हीं गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और अब हमें जबरदस्ती ये भी मनवा दिया जाएगा कि यही एक विश्व गुरु के नेताओं की खासियत होती है। हमारे यहाँ दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान। दिल्ली चले मोदी के साथ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और फिर अगर आप देश की ऐसी हालत पे 2-4 जोक मार दें तो आपको दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ये सुझाव देगी, अपने रिस्क पे आए। वैसे यही सजेशन मोदी जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में घर से रोड पर निकलने वाले हर इंसान को भी दे देनी चाहिए। अच्छे दिन, अमृतकाल, मास्टर स्ट्रोक, विश्व गुरु। अब मीडिया ने ऐसी करप्शन और गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को एक्सपोज करना छोड़ दिया है, पर शुक्र है बारिश का, जो देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को हर सीजन में फुली एक्सपोज कर देती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में कोई भी शहर हो। बिल्कुल रश अगर देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7वीं बार ये रोड धसकी और आप देखेंगे कि सुरंग टाइप में ये तब्दील हो गई है। दिस इज योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिल्ली देहरादून हाईवे, और पहली ही बारिश में देख सकते हैं आप ये हालत है इसकी। ये हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास, आदमी के चले के लेल रास्ता न, बारिश अब ऐसो तो कादो हो जाए। और अब तो ऐसा लगता है कि नेशनलिज्म की चपेट में आए हमारे देश को सेल्फ प्रोक्लेम नेशनलिस्ट नेता नहीं, पर सिर्फ इंटरनेशनल एआई ही फिक्स कर सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब आम इनकम टैक्स पेयर्स का शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम कॉर्पोरेट टैक्स के शेयर टू नेशनल इनकम से भी ज्यादा हो गया है। इसीलिए अच्छे दिन तो जरूर आए हैं, पर मुट्ठी भर इंडस्ट्रियलिस्ट के। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी, सर आप क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते हो और करते जा रहे हैं? ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी, ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी। अलग अलग देशों से चाहे पीएम मोदी कितने ही मेडल जुटा लाएं, पर दुनिया में इंडिया का असली डंका इंटरनेट पर बजता है, जब फॉरेनर्स हमारे देश की खराब हालत दिखा के हमारे देश का गंदगी भरा चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ja pierdolę. Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód słońca. Odbijający się od śmieci.
तो मेरे एक्स की बातें सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म करते हुए मैं आपको बस एक ही बात याद दिलाना चाहता हूँ, आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा। लोकचंद्र तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अच्छे दिन अमृतकाल, मास्टर स्ट्रोक विश्वगुरु। Narendra Bhai is a lord of men, a leader among leaders, and a king among kings. नमस्ते, जय हिंद।